तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज़ाद फ़कीरा। तो भूटान में आज मेरा 5वां दिन है और सुबह के 9 बजे मैं निकल रहा हूँ पुनाखा के लिए। तो पुनाखा सिटी भूटान में घूमने की सबसे लोकप्रिय जगह है और पुनाखा सिटी जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। जिस तरह इंडिया में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी होती है, जो कि फुनसुलिंग में ही बनाया जाता है। मैंने 5 दिन पहले ही फुनसुलिंग में इस प्रोसीजर को पूरा कर लिया था। आज मेरा भूटान में लास्ट डे है क्योंकि आज मेरा परमिट ख़त्म होने वाला है और 5 दिन के बाद मुझे इंडिया वापस जाना है। तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले डोजुला पास, जो कि मेरे होटल से मात्र 26 किलोमीटर है। भूटान के रोड की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलता है, मतलब पूरा रोड एकदम नीट एंड क्लीन होता है। पुनाखा जाने के लिए जो इनर लाइन परमिट बनता है उसमें आपका 1200 रुपया लगता है। भूटान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएं, जैसे पास बनाने के लिए या इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो आप अपने पास पेन वगैरह सारा चीज़ कैरी करें। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा मेरे पास पेन नहीं थी। वहाँ पे पेन होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को पेन नहीं दी। हालांकि किसी ट्रैवलर के साथ या फॉरेनर के साथ शायद ही कभी ऐसा होता हो। हमारे इंडिया में तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग फॉरेनर्स को देख के और ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो लोग हमारे मेहमान होते हैं और शायद इसीलिए हमारा देश महान है। और 1 घंटा बाइक चलाने के बाद मैंने मौसम में देखा चेंजेस। मतलब जब मैं वहाँ से निकला था तो ठंडी कम थी। जब मैं डोजुला पास के पास आया तो यहाँ पे बर्फ़ गिरी पड़ी थी और इसी के साथ मैं पहुँच गया भूटान के सबसे खूबसूरत प्लेस पे, जहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जिसका नाम था डोजुला पास। डोजुला पास पुनाखा और भूटान के बीच में पड़ता है। अगर इस जगह की हिस्ट्री की बात करें तो इसे 2003 से लेके 2008 के बीच में बनाया गया है। इस पास में 108 स्तूपा है और स्तूपा का मतलब मेरे ख्याल से कब्र होता है। ये स्तूपा समुद्र लेवल से 10,300 फीट ऊपर है, जिसे 3100 मीटर भी कहा जा सकता है। ये सारा स्तूपा भूटनीज रिबेलिस्ट लोगों का है, जो इंडियन रिबेलिस्ट लोगों के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। ये पास जिग्मी वांगचुक द्वारा 2003 में बनवाया गया था, जो भूटान के 3rd किंग थे। यहाँ का टेम्परेचर पूरे भूटान में सबसे कम था। मतलब अभी जब मैं थिम्पू से निकला था 1.5 घंटे पहले, तो वहाँ पे बहुत कम ठंडी थी, लेकिन जहाँ अभी मैं हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर मिलता है। ऐसे तो पूरे भूटान में आपको फ्रेश एयर मिलता है, लेकिन यहाँ की बात अलग है। ये प्लेस बहुत सुकूनदेह था, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वापस 130 किलोमीटर पारू आना था ताकि मैं वापस इंडिया आ सकूं, क्योंकि आज मेरा परमिट ख़त्म हो रहा था और शाम 7 बजे से पहले मुझे इंडिया वापस आना था। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे देख के सुकून भरा सांस लेके वहाँ से निकलने के तैयारी में लग गया। तो डोजुला पास से पारू की दूरी मात्र 64 किलोमीटर है और मुझे पारू आने में 2 घंटे लगेंगे। तो मैं निकल गया वहाँ से पारू के लिए। पारू भूटान का एक बहुत खूबसूरत शहर है और क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं पारू से सीधा इंडिया के लिए वापस हो जाऊंगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ भूटान के थिम्पू से निकल के पारू में। पारू एक हिली एरिया है। थिम्पू और पारू दोनों स्टेट है भूटान का, काफ़ी खूबसूरत है। तो वहाँ मैं भी एक रेस्टोरेंट में आया हूँ। उस रेस्टोरेंट का नाम है दाकी रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। ये पूरा हट का बना हुआ है, ये पूरा हट का और पूरा वेल फर्निश्ड है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कॉफ़ी और एक वेज सैंडविच। ज़्यादातर हमको वेज सैंडविच ही खाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है पोर्क पूरी तरीके से है। तो कुछ भी देने पे पता यही चलता है कि
बनाएंगे तो उसी बर्तन में या बनाएंगे तो वैसे ही तो अगर आते हैं और आपको हलाल फूड खाना है तो आप इस बात को समझ लें कि आपको बहुत कम ही जगह ऐसा है जहाँ पे हलाल फूड मिलेगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इजीली ये जो सैंडविच है वही वेज सैंडविच, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं तो ये आप खा सकते हैं। और कॉफी इससे आपका सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। अगर आप बाइक या कार से आना चाहते हैं तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे बाइक चला रहे हैं भूटान के किसी भी जगह अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हॉर्न नहीं बजाना। अगर आप हॉर्न बजाते हैं, धोखे से भी अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो सीधा आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। यहाँ पे वार्निंग नहीं मिलता है। इंडिया में तो बहुत अच्छा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं और लोग मान भी जाते हैं। आप यहाँ पे फ़ोन भी किसी से कराएंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप हॉर्न बजाएंगे तो आपको चार्जेस पे करना ही पड़ेगा। दूसरा कि आपको अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको ओवरटेक किसी को भी नहीं, चाहे कितना भी गैप आपके पास हो। नहीं होता है कि हमारे पास गैप होता है तो हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरटेक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ का रास्ता है। जितना भी ये पूरा पहाड़ का रास्ता है तो आप बिल्कुल भी किसी को ओवरटेक यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओवरटेक करते हुए पकड़े गए तो आपको 10,000 रुपया इंडियन फाइन हो सकता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग आता है जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, जहाँ से पैदल लोग गुजरते हैं, तो आप मतलब एक भी बंदा या बंदी खड़ी है, अगर चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी, अगर वो खड़ा है तो आप वहाँ से गाड़ी लेके क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाए तभी आपको क्रॉस करना है। चौथी बात ये कि वहाँ पे जो वहाँ के लोकलर्स हैं वो आपको डेफी देंगे, मतलब वो आपको ओवरटेक करते हुए जाते हैं बड़े स्पीड में, और वो आपको नहीं होता है तो बहुत सारा ऐसा साइन भी दिखाते हैं जिससे आपको उकसाया जा सके। जैसे वो आपको बहुत सारा साइन दिखाएंगे, जैसे मिडिल फिंगर साइन कोई दिखा देगा कि है हिम्मत तो निकलो आगे ऐसे, तो आपको झांसी की रानी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया नहीं है। अगर हम इंडिया में होते हैं तो हम लोग आराम से ओवरटेक करते हैं और हम लोग रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो मान भी जाते हैं। सबसे पहले तो इंडिया का नंबर यहाँ पे देखता है और सीधा फाइन करता है। और जो पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे लोग बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा, नेचर के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, ओके, वो आपकी बातों को ज़्यादा नहीं समझते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो क्योंकि आप जब थिम्पू जाते हैं, फुनसोलिंग से जब आप थिम्पू जाते हैं तो बहुत ही बियाबान रास्ता होता है। आपसे अगर कोई हेल्प मांगे कि हेल्प कीजिए या किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हेल्प मांगती हैं, तो आप ज़्यादा दरिया दिली या मोहब्बत ना दिखाएं, या जो आपके अंदर जो कभी आपको ज़िंदगी में नहीं मिला है या लड़कियों ने कभी हाथ नहीं दिया, तो अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज़ 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 अपना दरिया दिली अपने दिल में रखें। वो सब इंडिया में दिखा लेंगे, और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे रोक के लूट लिया जाता है सीधा, मतलब एटलीस्ट आपके पास आपका फ़ोन भी नहीं छोड़ा जाएगा, ओके। और क्योंकि ये हमारी कंट्री भी नहीं है जो हमको रूल पता हो, यहाँ पे एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ना तो यहाँ वालों की इंग्लिश अच्छी है ना हिंदी अच्छी है, इसलिए आपसे ये मेरा आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ये 5-6 बातों का ख्याल रखें। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको बड़े सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें यहाँ के बजट की तो होटल, खाना और परमिट्स और टिकट वगैरह छोड़ के यहाँ पे 28 से 30 हज़ार रुपया ऐसे ही लग जाता है। अगर आप अपनी कार या बाइक यहाँ पे रख के चलाना चाहते हैं तो पर डे आपको 2,000 रुपया लगेगा। पर डे 2,000 रुपया आपको गाइड को पे करना पड़ेगा, चाहे आप गाइड से हेल्प लें या ना लें। 1,000 रुपया यहाँ पे पर डे का ट्रैवल इंश्योरेंस का लगता है, और यहाँ के नेचर में रहने का आपको पर डे 1,200 रुपया देना होता है। इन सब खर्चों के अलावा यहाँ एक दिन का होटल का खर्चा मिनिमम 3,000 रुपया है। अगर यहाँ आप इंडियन फूड खाना चाहते हैं तो 1,500 से 2,000 रुपया आपको लगता है पर डे का। परमिट और साइट सीन का मिला के मुझे 2,500 से 3,000 रुपया 5 दिन में खर्च आया। और भागलपुर से भूटान तक और भूटान में लोकल साइट सीन करने के बाद मेरी गाड़ी 715 किलोमीटर चली है, जिसमें पेट्रोल का खर्च 3,500 रुपये आया। तो इस तरह अगर हम 5 दिन का बजट जोड़ते हैं तो ये 60,000 रुपये हो जाता है। ये बजट तब है जब अगर आप अपनी कार या बाइक लेके वहाँ पे स्टे करते हैं। आप यहाँ की ट्रांसपोर्ट से भी घूम सकते हैं, मतलब इंडिया से आप ट्रेन से या बस से वहाँ जयगांव पहुँच के यहाँ पे आप घूम सकते हैं, तो वो आपको बजट फ्रेंडली हो सकता है।
मैं यहाँ से भूटान के पारू शहर से वापस जा रहा हूँ इंडिया की बहुत सारी दुआएं भी लेके जा रहा हूँ। बड़े अच्छे लोग थे, बशर्ते बात ये है कि क्या बोलते हैं, ये बजट लायक जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब आपका 28,000 या 29,000 रुपये तो फ्री में 3 दिन में ऐसे ही चला जाता है। यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो इसी के लिए अब जो है मेरा यहाँ से इंडिया का सफ़र हो रहा है। फिर इंडिया में मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने वाला हूँ इसके बाद। मतलब अभी मैं भूटान में हूँ, फिर यहाँ से जो मेरा प्लान है वो ये है कि पहले हमको यहाँ से सीधा गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी के बाद फिर गुवाहाटी से फिर हम जाएंगे शिलोंग, शिलोंग से फिर वो मेघालय, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और ये क्या बोलते हैं मणिपुर, ये सब कवर करेंगे। और ये जो मतलब ऊपर की तरफ एक एरिया है जिसको इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं, जहाँ पे 3 मौसम एक साथ होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो इस बार वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा कवर करूँगा। ऐसे इंशाल्लाह क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो सिक्किम में लाचुंग, नाथुला पास, जो भूटान है उसका रूल्स बहुत अलग है होता है। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात ये है, मतलब करप्शन भी एक खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्या है कि आप जो है तनकी सी फीस देकर छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं एहसानमंद हूँ इंडिया की पुलिस का कि जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ भूटान में लोग इतना मानते नहीं हैं चीज़ों को, और टूरिस्ट को तो मतलब टूरिस्ट के लिए तो मतलब इतना हार्ड कर दिया इधर कोविड के बाद कि लोग परेशान हैं यहाँ पे। मैं बहुत सारे इंडियंस से मिला, बात किया उनसे जो टूर के लिए आए हैं। मैं तो सोलो आया हूँ, बाकी सारे कपल्स जो हैं, तो कपल्स का भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे लूट मची पड़ी। कोविड के पहले सब बहुत अच्छा था, अब बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ आएँ तो आप अपने बजट का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जब नेपाल जाते हैं तो नेपाल में आप 20,000 में 3 से 4 डेज हर चीज़ करके चले आएंगे, घूम के फिर के अच्छा सा खाना खा के। लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको 40,000 पे करना ही पड़ेगा, 40 से 50,000, क्योंकि यहाँ पे राजा का शासन है और राजा तो राजा हैं यहाँ के, और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं आप। हमारे यहाँ कितना अच्छा है कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर कुछ करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी का नाम है। पता नहीं यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी अल्लाह बेहतर जाने। तो मैं बहुत प्राउडफुल ये बात बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इंडिया से हूँ, और बहुत खुश हूँ कि हाँ मैं इंडिया से हूँ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, नहीं होता है कि जब आपको किसी चीज़ का पता तब चलता है जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। तो मैं अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज़ाद फ़कीरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज़ाद फ़कीरा। आज मैं सिलीगुड़ी से गुवाहाटी का सफ़र करने वाला हूँ। सिलीगुड़ी से गुवाहाटी 485 किलोमीटर है इसी बाइक से, ये मेरी बाइक है, इसी बाइक से। तो मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मेरे पीछे है सिलीगुड़ी और मुझे इस तरफ जाना है, ये इस तरफ, ये है मेरा डेस्टिनेशन, इधर जाना है। मैं इधर से आया हूँ और ये मेरा साजो सामान